करियर से रिलेटेड, स्कॉलरशिप से रिलेटेड, या स्टडी टेक्निक से रिलेटेड, या मोटिवेशन से रिलेटेड, इस तरीके के कोई भी सवाल हो तो वो सवाल आप इस सेशन के दौरान पूछ सकते हैं। हम पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर भी सेशन रखने वाले हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर जो सेशन है इसकी खासियत ये है कि जब हम लोग किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे रखते हैं सेशन, तो क्वेश्चन आंसर सेशन को इतनी ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती है। बच्चे अपने सवाल जो दिल में लेकर आते हैं वो पूछ नहीं पाते हैं। ये जी। पर्टिकुलर सेशन की खासियत जो है ये है कि इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ हर संडे को 9 बजे जूम के ऊपर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। ये हमारा इस साल का 5वां लेक्चर है। हमने 1 जनवरी से ये नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 5वां संडे है जिसके जरिए आपके सामने हम हाजिर हैं। इस सेशन के दौरान बच्चे अपीयर होकर सवालात पूछ सकते हैं या सेशन से पहले मुझे सवाल भेज सकते हैं। मैं उन सवालों के जवाब को पहले लेने की कोशिश करूंगा। ओके, तो इस तरीके का ये हर संडे को 9 बजे इस तरीके के सेशंस होंगे। अगर आप हमेशा जुड़ना चाहते हैं तो बेशक कभी भी आप जुड़ सकते हैं इसमें। ओके, किसी भी क्लास का बच्चा हो, पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, इसमें जुड़ सकते हैं। ओके, तो वन बाय वन हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जो कि चैट बॉक्स में एक पहला क्वेश्चन आया था कि सर पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो मैं बताता चलूं आपको कि पैरामेडिकल कोर्सेज होते क्या है। पैरामेडिकल कोर्सेज का मतलब होता है कि ऐसे कोर्सेज जो डॉक्टर को डायग्नोसिस में या डॉक्टर के काम करने में हेल्प प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिसको एक मिनी डॉक्टर भी कहेंगे हम लोग, लेकिन वो अपने आप को डॉक्टर नहीं कह सकते। तो बेशुमार कोर्सेज जैसे कि एनेस्थेसिया टेक्नीशियन, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट, परफ्यूशंस, रेनाल डायलिसिस टेक्नीशियन, कार्डियक टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के साथ साथ रेस्पिरेटरी केयर असिस्टेंट, रेडियोथेरेपिस्ट, इमर्जिंग या इमरजेंसी मेडिसिन, या फिर रेडियोग्राफी टेक्नीशियन। इस तरीके के बेशुमार कोर्सेज जो है पैरामेडिकल कोर्सेज में आते हैं, जिसके जरिए अगर आप पर्टिकुलर कोर्स करते हैं तो आपको जॉब भी मिल सकती है, या फिर आप किसी हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट के लिए भी जा सकते हैं। ठीक, बहुत सारे इसमें ज्यादातर मौके जॉब के होते हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इनकी जरूरत होती है। इसके जो कोर्सेस है वो दो तरीके के कोर्सेस होते हैं। एक तरीके का एक कोर्स होता है सर्टिफिकेट टाइप कोर्स, या उसको डिप्लोमा कोर्स भी कह सकते हैं हम लोग। कुछ उसकी ड्यूरेशन बढ़ाकर 6 महीने से ज्यादा बढ़ाकर कुछ इंस्टीट्यूट पैरेलल चलाने के साथ साथ इसका नाम वो डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन कार्डिक टेक्नीशियन, या डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी, इमेजिंग टेक्नोलॉजी, इस तरीके के नाम देकर शुरू करते हैं, जिसमें बहुत सारे पैरेलल बोर्ड भी होते हैं जिसके जरिए ये चलता है। या एक इसको इंस्टीट्यूट को नापने का तरीका जो ये भी है कि पैरामेडिकल काउंसलिंग से एफिलेटेड होना चाहिए। लेकिन अगर आप पैरामेडिकल काउंसिल से एफिलेटेड इंस्टीट्यूट से करते हैं तो थोड़ा इंपॉर्टेंस आपका बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप प्राइवेट बोर्ड से भी करते हैं तो आपके इंपॉर्टेंस में कोई कमी नहीं आती है। बशर्त आपका अच्छा नॉलेज है तो आपको आसानी से जॉब लग जाती है, चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूट से करो। जो दूसरा जो एक बेहतरीन कोर्स इसमें आता है वो होता है बीएससी इन पर्टिकुलर पैरामेडिकल कोर्सेज, या बी वोकेशनल इन दैट पर्टिकुलर कोर्सेज। इसके लिए ये 3 साल का या 4 साल का कोर्स होता है। कहीं कहीं पे 3 साल का है, कहीं कहीं पे 4 साल का है, लेकिन उमूमी तौर पर ये 3 साल का कोर्स होता है, जिसको आप 12वीं के बाद में 12 के मार्क्स के बेस पे कर सकते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जितने मुंबई के अंदर है, 6 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, वहां पर डायरेक्टली इसके फॉर्म निकलते हैं, आपको फॉर्म सबमिट करना होता है और 12 के मार्क्स के बेस के ऊपर आपका एडमिशन पैरामेडिकल के इस ग्रेजुएशन के कोर्स में आपका एडमिशन हो सकता है। इसका फायदा ये होता है कि इन कॉलेजेस में फीस तकरीबन 35-40 हजार होती है, लेकिन आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, जो कि एफिलेटेड कोर्स होते हैं और यूनिवर्सिटी से इनका सर्टिफिकेट मिलता है। और इसमें मौके ज्यादा होते हैं। आपको फॉरेन में जाना है या इंडिया में जॉब करना है तो ज्यादातर इंपॉर्टेंस डिग्री कोर्सेज का या वोकेशनल कोर्सेज का बढ़ जाता है। ओके, तो इस तरीके से आपको दोनों तीनों ऑप्शंस मैंने बताया पैरामेडिकल की फील्ड में। चाहे आप सर्टिफिकेट कोर्स कीजिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, या डिप्लोमा कीजिए, या फिर आप डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कीजिए पैरामेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जिससे एफिलेटेड जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनसे, या आप किसी यूनिवर्सिटी से इसके कोर्सेज कीजिए। नर्सिंग जो होता है, बीएससी नर्सिंग, ये भी पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर ही शुमार होता है। ओके,
तो आजकल ऐसे एक बहुत ही एक नया कोर्स अभी आया है, फिजिशियन असिस्टेंट। यानी जो फिजिशियन होता है, एमडी फिजिशियन या डीएनबी, उसके पास में भी असिस्टेंट लगते हैं। उसका भी एक कोर्स आया है आजकल, बीएससी इन फिजिशियन असिस्टेंट। तो ये सब पैरामेडिकल कोर्सेज है जो डॉक्टरों को हेल्प प्रोवाइड करते हैं। आप अगर इसमें रुचि रखते हैं तो आप 12वीं के बाद में आप डायरेक्टली इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, या फिर आप बीएससी के अलग अलग, जो मैंने अलग अलग आपको, एनेस्थेसिया, एमएलटी, इमेजिंग, कार्डियक टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, रेस्पिरेटरी केयर, इमरजेंसी मेडिसिन, ये सारे कोर्सेज बताया, इसमें दाखिला ले सकते हैं। ठीक है साहिल साहब, जी। और कुछ मजीद पूछना है आपको इसमें? साहिल शेख साहब, क्या हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए? साहिल का और एक क्वेश्चन है कि सर, पैरामेडिकल कोर्सेज में रेडियोलॉजी अच्छा कोर्स है क्या? बिल्कुल अच्छा कोर्स है। जो भी एमडी रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, या एमआर, जो एक्सरे निकालने वाले जो डॉक्टर्स होते हैं, आपके जो डायग्नोसिस करने वाले, उनको असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है। और फ्रिक्वेंटली इसकी जॉब ओपनिंग निकलती रहती है। अच्छा कोर्स है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो उसको करिए। पैरामेडिकल में तकरीबन तकरीबन हर कोर्सेज का डिमांड एक अपने तौर पर एक अच्छा डिमांड है। आप कोई भी पैरामेडिकल कोर्स करते हैं तो आपका डिमांड बढ़ जाता है। पर शर्त ये होती है कि कुछ कोर्सेज जो होते हैं वो शहरों के लिए डिपेंडेंट होते हैं, और कुछ कोर्सेज जो होते हैं, जो शहर हो या गांव, वो आप किसी भी इलाके में वो कोर्सेज कर सकते हैं, या उस कोर्सेज के बेस पे जॉब कर सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है मेरे कहने का मतलब? यानी कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जहां पर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, या ऐसे बड़े बड़े जो स्पेशलिटी हॉस्पिटल होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं, उनका होना उस इलाके में जरूरी है। तो चूंकि जो टीयर 1 सिटी होती है, टीयर 2 सिटी होती है, वहां पर तो ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं, तो वहां पर जॉब की अपॉर्चुनिटीज आसानी से मिल जाती है। लेकिन जो छोटे शहर होते हैं, वहां पर इस तरीके के असिस्टेंट को डॉक्टर्स रिक्रूट नहीं करते हैं। उनको आसानी से नॉन ट्रेन लोग मिल जाते हैं, वो उनको आसानी से ट्रेन कर कर, जैसे नर्सिंग इंडस्ट्री में होता है, बहुत सारी नर्सेज ऐसी होती है जिनको ट्रेनिंग डॉक्टर 1 महीने में सिखा देता है। 1 महीने में सिखा देता है, और बाद में फिर उनको एज ए नर्स के तौर पर काम करवाते हैं। तो वो उनको आसानी से और सस्ते में मिल जाते हैं। और ये जो क्वालिफाइड लोग हैं उनको थोड़े महंगे पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो प्रेफर करते हैं कि मतलब नॉन ट्रेन या नॉन सर्टिफाइड कोर्सेज लोगों को अपॉइंट करें। बिल्कुल, मिडिल ईस्ट में भी इसकी बहुत अपॉर्चुनिटीज है, इस अच्छा स्कोप है पैरामेडिकल कोर्सेज का। ठीक है, जितना आप हाईली सोफिस्टिकेटेड इन्वायरमेंट में जाएंगे तो पैरामेडिकल कोर्सेज का डिमांड उतना ही ज्यादा होता जाएगा। आप समझ रहे हैं इसको? जितनी ही अच्छी कंट्रीज में जाएंगे, मिडिल ईस्ट हो या अमेरिका हो या यूरोप हो, ऐसी कंट्रीज में जाएंगे तो पैरामेडिकल के जो एस्पिरेंट्स होते हैं या जो ग्रेजुएट होते हैं, उनका डिमांड ऐसी जगह पे थोड़ा ज्यादा होता है। इसलिए आप अगर जितने अच्छे टीयर 1 सिटी, टीयर 2 सिटी या ऐसी कंट्रीज में मूव होने का आपका इरादा है, तो पैरामेडिकल कोर्सेज आपके लिए बेस्ट है। नीट देने की जरूरत पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए नहीं है। 12 के मार्क्स के बेस के ऊपर आपका एडमिशन होता है। जी। अब कुछ दूसरे लोगों के सवाल भी हम ले लेते हैं, साहिल साहब। फॉरेन से 12th करने के बाद, सर, फॉरेन 12th फॉरेन में करने से कंपलसरी एनआरआई कोटा लगता है क्या? बिल्कुल लगता है। अगर आपका 10th और 12th यहाँ से नहीं है, तो आपका एडमिशन जो होता है वो एनआरआई कोटे से ही होगा। जाहिर सी बात है। तो उसके लिए आपको एनआरआई कोटे से ही एडमिशन लेना पड़ेगा। आपको नीट उस वक्त भी कंपलसरी हो जाता है। जी, और किसका कोई सवाल था? किसी ने चैट बॉक्स में लिखा था, तो उसकी तरफ बढ़ता हूँ। शेख जावेद साहब, शेख जावेद साहब ने एक क्वेश्चन पूछा था कि सीए बनने के लिए क्या करना होता है। मतलब किसी स्टूडेंट को सीए बनना है तो वो कैसे तैयारी करे? सीए करने के लिए आप 11th और 12th में आपको एडमिशन लेना पड़ता है। यानी जाहिर सी बात है, 10th पास करने के बाद आपको 10+2 करना है, यानी एचएससी आपको करना है। एचएससी चाहे आप आर्ट्स में कीजिए, साइंस में कीजिए या कॉमर्स में कीजिए, आप तीनों ही जगह से एचएससी करने के बाद आप सीए के लिए एलिजिबल होते हैं।
लेकिन मेरी ऐसी राय होंगी या ज्यादातर लोगों की ये राय होती है कि अगर आपको उस पर्टिकुलर फील्ड में जाना है, कॉमर्स रिलेटेड फील्ड में, तो आपका 12th कॉमर्स से होना बेहद जरूरी हो जाता है, जिसमें आपको पेपर को समझने में, उसकी पढ़ाई करने में आसानी होती है। अदरवाइज तीनों भी एलिजिबल है। तो आपने 12th कॉमर्स किया, 12th कॉमर्स के साथ साथ आप उसका जो पहला एग्जाम होता है सीए का, उसको कहते हैं हम लोग सीए फाउंडेशन। तो सीए फाउंडेशन का आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसका एग्जाम जो होता है, 2 बार रजिस्ट्रेशन होता है, मई में होता है एग्जाम और नवंबर में होता है। आप सीए का रजिस्ट्रेशन करते हैं, आप सीए के फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन करते हैं, जो कि अपीयर आप 12th के बाद ही कर सकते हैं। 12th के बाद आप रजिस्ट्रेशन जो हो सकता है कि उसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं 11th से। अपीयर आपको 12th के बाद ही करना है। तो आप करते हैं सीए फाउंडेशन, अगर क्लियर करते हैं आप लोग, उसमें 4 पेपर होते हैं। वो 4 पेपर क्लियर करने के बाद अगर अगर आप सीए इंटर करते हैं, तो सीए इंटर के कुछ पेपर्स होते हैं। सीए इंटर क्लियर करने के बाद में अगर आप उसमें पास होते हैं, तो आपको 3 साल की आर्टिकलशिप करनी पड़ती है, जिसमें 2.5 साल की आर्टिकलशिप होने के बाद आप सीए मेंस के फाइनल पेपर दे सकते हैं। आर्टिकलशिप का मतलब ये होता है कि किसी सर्टिफाइड ऑडिटर के अंडर में आपको एज अ ट्रेनी काम करना पड़ता है, और सारे ऑडिटर के जो चीजें होती है उसमें सीखना पड़ता है। उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं सीए मेंस के फाइनल पेपर देने के लिए। और वो फाइनल पेपर देने के बाद आपको सीए की डिग्री आईसीएआई के जरिए मिल जाती है। कैन बी डन ग्रेजुएशन, या ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं आप, और 12th के बाद भी कर सकते हैं। दोनों तरीके के में आप एलिजिबल है। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद में सीए दे रहे हैं, तो आपको सीए फाउंडेशन देने की जरूरत नहीं होती है, आप डायरेक्ट सीए इंटर का एग्जाम देकर क्लियर कर सकते हैं। और किसी का कोई सवाल है? चैट बॉक्स में नहीं लिखने वजह आप अपने आप को अनम्यूट करके भी सवाल पूछ सकते हैं। या चैट बॉक्स में आपको आसानी हो रही है, तो चैट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप अपने सवालात को लेकर इस सेशन में आए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें जुड़ने के लिए कहिए। हो सकता है कि बहुत से लोग मालूमात के लिए आते हैं, तो मालूमात के लिए में लोगों की इजाफा होता है कि भाई ये चीज अगर किसी दूसरे का सवाल है, भले हमारा सवाल नहीं है, लेकिन उससे फायदा हमको भी हो सकता है। तो खैर, और किसी का कोई सवाल हो तो हम लोग इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। रज्जाक मानकर साहब का एक सवाल है कि आफ्टर 10th हाउ टू गो टू मेडिकल, कि 10वीं के बाद में मेडिकल के लिए कैसे जाया जाए। तो मेडिकल के लिए मैंने आपको इससे पहले सेशन में भी कहा था कि अगर आपको मेडिकल में अपना करियर बनाना है, तो आपको 11 साइंस में एडमिशन लेना जरूरी हो जाता है। आप 11 साइंस में एडमिशन लीजिए, 12th कीजिए। और अगर आपको मेडिकल के टॉप मोस्ट कोर्स में एडमिशन लेना है, जो इंडिया में सबसे टॉप मोस्ट कोर्स कहलाता है, उसका नाम है एमबीबीएस। एमबीबीएस 5.5 साल का होता है। उसके बाद में जो सेकंड प्रेफरेंस कहा जाता है, कहा जाता है बीडीएस, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, वो भी 5.5 साल का होता है। फिर होता है बीएएमएस, आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। देन बीयूएमएस, बीएचएमएस, और वेटरनरी साइंसेज या स्पीच थेरेपिस्ट वगैरह के इस तरीके के कोर्सेज। तो इन इन जो 4-5 कोर्सेज मैंने आपको कहा, उनके लिए शर्त ये है, अगर आपको एडमिशन चाहिए, तो ऑल इंडिया में कहीं पर भी आपको एडमिशन चाहिए 12th बाद, तो आपको इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। उस इंट्रेंस एग्जाम का नाम है नीट। तो आपको 11 में एडमिशन लेना है, साइंस में 12 करना है, और उसके बाद 12 बाद आपको नीट का एग्जाम देना है। नीट का एग्जाम स्पेशली फॉर मेडिकल कोर्सेज के लिए होता है। इसमें आपको 720 मार्क्स में से क्वालिफाइंग स्कोर लाना पड़ता है।
यानी अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 50 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, परसेंटाइल का मतलब परसेंटेज नहीं होता है, परसेंटाइल का मतलब जो होता है एक कैलकुलेशन के जरिए निकलता है। यानी 720 मार्क्स का पेपर हुआ, हाईएस्ट बच्चे को जितने मार्क्स मिले, कितने बच्चे अपीयर हुए, लोएस्ट कितना था, इस हिसाब से उसका एक फॉर्मूले से एक परसेंटाइल कैलकुलेट किया जाता है। जनरली जनरली वो जो क्वालिफिकेशन का स्कोर होता है, वो क्वालिफाइंग स्कोर आपका आता है तभी तभी आपको मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन मिलेगा, चाहे आप मेडिसिन, आप मैनेजमेंट कोटा में करना चाहे या आप ये गवर्नमेंट कोटा में करना चाहे। आपके लिए शर्त ये है कि आपको 720 में से एटलीस्ट जो है आपको क्वालिफाइंग स्कोर लाना है 50 परसेंटाइल। मैं आपको बताता चलूं कि लास्ट ईयर का 2023 का क्वालिफाइंग स्कोर था 137, यानी 720 में से जिन बच्चों को 137 मिले थे, वो 137 जो जो मार्क्स थे, उन्हीं बच्चों को बी एमबीबीएस से लेकर वेटरनरी साइंसेस तक इन्हीं बच्चों को एडमिशन मिलेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अब आपको जैसा बड़ा कोर्सेज चाहिए उसके लिए वैसी रैंक आपको लगेगी, वैसे क्वालिफाइंग स्कोर आपका बढ़ना चाहिए। यानी आपको एमबीबीएस में एडमिशन चाहिए तो आपको एमबीबीएस की गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस चाहिए तो आपका 550 से लेकर 720 के बीच में स्कोर हुआ तो आपकी आसानी हो जाती है आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन मिलने के। गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज का फायदा ये होता है कि वहां पर फीस बहुत ही कम होती है, तकरीबन 70,000 से 1 लाख 1.25 लाख के बीच में होती है एक साल की। तो पूरे कोर्सेज की फीस 5 लाख 6 लाख से ज्यादा नहीं होती है। अगर आपका 550 से नीचे जाता है और 450 से 550 के बीच में होता है तो आपको एमबीबीएस कॉलेज तो मिलता है, लेकिन आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है। प्राइवेट कॉलेज में और गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में डिफरेंस सिर्फ फीस का होता है। प्राइवेट कॉलेज की फीस स्टार्ट होती है 7.5 लाख रुपए से और एंड होती है 20 लाख तक। तो अगर आपको स्कोर अगर 500 हो सकता, खुदा ना खास्ता अगर 550 पर अगर प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज क्लोज होता है और आपको 549 मार्क है, 549 मार्क्स है, तो आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। और वहां आपको फीस कॉलेज के हिसाब से, कुछ कॉलेज में 7.5 लाख है, कुछ कॉलेज में 10 लाख है, कुछ कॉलेज में 15 लाख है, उतनी फीस आपको साल की देना है। तो उस हिसाब से आपका पैकेज भी बढ़ जाता है। तो आपके थोड़े बहुत मार्क्स आपको प्राइवेट कॉलेज दिलवाते हैं जिससे आपकी फीस जो है वो तकरीबन 7 गुना 8 गुना हो जाती है। ये डिफरेंस है फीस का। और उसके बाद में आपका एडमिशन 450 350 के बीच में है तो आपको बीएमएस में एडमिशन मिलता है, या बीएमएस या बीडीएस में, आयुर्वेदिक या फिर डेंटल सर्जरी के अंदर। फिर आपका 250 से 350 के बीच में मार्क्स है तो आपको बीएमएस वगैरह कोर्सेज आप आसानी से मिल सकते हैं। देन अगर आपका 250 और क्वालिफाइंग स्कोर 137 के बीच में अगर मार्क्स है आपको, तो आपके बीएचएमएस में आपको मिलने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जैसे जैसे आपके मार्क्स होंगे वैसे वैसे आपको प्रायोरिटी वाइज आपका कोर्सेज मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। और इफ्तिकार पटेल साहब का सवाल है कि असलान सबसे ज्यादा इनकम किस फील्ड में है? सबसे ज्यादा इनकम किसी फील्ड में नहीं होती है, सबसे ज्यादा इनकम इंसान की क्वालिटी में होती है। हम कोई भी फील्ड को सिर्फ इनकम के क्राइटेरिया के ऊपर सिलेक्ट ना करें कि मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, मेडिकल करना चाहता हूँ, इसलिए करना चाहता हूँ कि उस फील्ड को करने के बाद मैं ज्यादा कमाई करूं। देखो, जो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ बीए किया है और एंटरप्रेन्योरशिप में अपना करियर बना के बिजनेस कर रहे हैं, उनका टर्नओवर के हजारों करोड़ में। कुछ लोगों ने सिर्फ 12 किया हुआ है, वो की हजारों करोड़ की कंपनी चला रहे हैं। कुछ लोगों ने एमबीबीएस किया हुआ है लेकिन वो ज्यादा पैसा नहीं कमा पा रहे। कुछ लोगों ने इंजीनियरिंग किया हुआ है, इतना पैसा नहीं कमा पा रहे। कुछ लोगों ने इंजीनियरिंग किया है, एमबीबीएस से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो आप जिस भी कोर्स को कर रहे हैं, आपका इंटरेस्ट, आपका पैशन और आपकी स्किल उससे मैच होती है तो आप उस कोर्स को कीजिए, अपना 100% उसमें दीजिए। तो आप वो छोटा कोर्स अगर होता है या बड़ा कोर्स होता है, मैटर नहीं करता है, आप उसमें ज्यादा ज्यादा इनकम हासिल कर सकते हैं, शोहरत हासिल कर सकते हैं, और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंटरनल सेटिस्फेक्शन हासिल कर सकते हैं और आप कामयाबी के साथ अपनी लाइफ को गुजार सकते हैं। बहुत से लोगों का इनकम क्राइटेरिया नहीं होता है, सेटिस्फेक्शन क्राइटेरिया होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इंटरेस्ट, पैशन और आपकी स्किल और आपका नॉलेज, अगर ये उसी चीज में है जिस चीज को आप सिलेक्ट कर रहे हैं, तो बेहतर होगा कि आपका करियर बेहतरन सक्सेसफुल हो जाए। इफ्तिकार पटेल साहब।
सर अगर इंजीनियरिंग करना चाहे तो बीटेक ऑयल एंड प्लास्टिक और फूड कैसा है? बेशक बीटेक ऑयल और बीटेक प्लास्टिक या बीटेक पेंट्स टेक्नोलॉजी, बीटेक पॉलीमर टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, ये जो कोर्सेस होते हैं इनकी सीट्स महाराष्ट्र में बहुत कम है। जो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी होते हैं, यूआईसीटी मुंबई, यूडीसीटी जलगांव, यूडीसीटी अमरावती, ये जो यूनिवर्सिटीज होती है, जो 8 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज महाराष्ट्र में है, उन्हीं के पास में यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में ये प्लास्टिक, पॉलीमर, बीटेक पेंट्स, बीटेक क्या कहेंगे फूड टेक्नोलॉजी, इस तरीके के कोर्सेस हैं। तो पूरे महाराष्ट्र में ये इनकी सीट जो है 200-250 से ज्यादा नहीं होती है। तो जाहिर सी बात है जब सीट्स कम है तो उसका डिमांड भी ज्यादा होता है और आपको इंजीनियरिंग करने में मजा आता है और आपका प्लेसमेंट आसानी से हो जाता है। नुजरत मैम का एक सवाल है कि सर नेट स्लो है, आज की मीटिंग नहीं हो रही सही से। क्या मेरी आवाज आपको सही से आ रही है कि ये जो नुजरत मैडम कह रहे हैं कि वैसा सही है? मैंने जो अभी तक कहा, इफ्तिकार सर, रजाक सर, क्या मुझे आप फीडबैक दे सकते हैं कि मेरी आवाज अब तक पहुंची? कि कुछ लोगों का फीडबैक आ रहा है कि आवाज नहीं पहुंच रही है। जाएगा ना तो कुछ बोलना नहीं पड़ेगा। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? सर आवाज कोई क्लियर आ फीडबैक दे रही रहे है। हैं? जी 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 जी, मतलब मेरे साइड से कोई इशू नहीं है ना? नहीं नहीं। जी थैंक यू राउत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फीडबैक देने के लिए। और किसी का कुछ सवाल है? और किसी का चैट बॉक्स में सवाल आया है सर। किसी का चैट बॉक्स में एक सवाल आया है। सर बांग्लादेश से एमबीबीएस करना कैसा है? कितना फीस होता है? और जॉर्जिया, यूक्रेन या और यूएसएसआर वाली कंट्रीज से एमबीबीएस करना कैसा है? वहां से वापस आने के बाद एग्जाम निकालने का के प्रोसेस भी बताइए। बेशक, इन्होंने दो सवाल पूछे कि बांग्लादेश से एमबीबीएस करना कैसा है और रशिया वगैरह यूक्रेन से एमबीबीएस करना कैसा है। डेफिनेटली हम इसकी भी कंसल्टेंसी और सपोर्ट आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। बांग्लादेश का जो पैकेज होता है वो उमूमी तौर पर 28 लाख से 35 लाख के बीच में होता है। अगर आपके पास में 28 से 35 लाख का बजट है तो आप बांग्लादेश से एमबीबीएस कीजिए। और यूक्रेन का जो फीस होती है वो 10 लाख से स्टार्ट होती है, 10 लाख का पैकेज से स्टार्ट होती है और 40-50 लाख तक होता है। जैसी यूनिवर्सिटीज होंगी यूक्रेन के अंदर, यूएस, रशिया में, जॉर्जिया में सस्ते कॉलेज से लेकर महंगे कॉलेज तक अवेलेबिलिटी है। दोनों जगह से अगर एमबीबीएस करते हैं आप तो आपको इंडिया में आने के लिए नेक्स्ट का एग्जाम अपियर करना पड़ता है। और वो नेक्स्ट का एग्जाम जो होता है एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, वो कंडक्ट करती है। और उसका जो लेवल होता है वो पीजी नीट के जैसा होता है, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन करना है मुझे तो नीट का एग्जाम देना पड़ता है। तो वो जो लेवल होता है एग्जाम का, वो एग्जाम का लेवल होता है। पढ़ाई एमबीबीएस के सिलेबस की होती है। तो बच्चे क्या करते हैं, आपने पूछा कि भाई कैसी तैयारी की जाए उसकी। बच्चे जैसे ही जॉर्जिया में गए या रशिया में गए तो फर्स्ट ईयर से ही वहीं पर रशिया के अंदर भी नेक्स्ट की कोचिंग क्लासेस चलती है। तो बच्चे फर्स्ट ईयर से ही एमबीबीएस के बाद जो एग्जाम इंडिया में होने वाला है, जो कि थोड़ा टफ एग्जाम होता है, उसकी तैयारी वो वहां पर फर्स्ट ईयर से शुरू कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है फाइनल ईयर तक आए तक उनकी एमबीबीएस की अच्छी से अच्छी पढ़ाई हो जाती है। और वो बच्चे यहाँ पर आने के बाद 1 साल में या 2 साल में नेक्स्ट का एग्जाम या एमसीआई का एग्जाम क्रैक कर लेते हैं और यहाँ पर उनको सर्टिफिकेशन हो जाता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है और यहाँ प्रैक्टिस वो कर लेते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपको एमसीआई का एग्जाम तो देना ही है। अभी तो ऐसी भी खबर सुनने में आ रही है, अभी तक इसके ऊपर श्योरिटी नहीं है, कि इंडिया से भी जो एमबीबीएस करेगा उसको भी नेक्स्ट का एग्जाम देना कंपलसरी हो जाएगा। लेकिन कब से होगा अभी तक क्लियरेंस नहीं आया। सर फॉरेन से मेडिकल स्टडीज करने के बाद इंडिया में मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए नीट देना पड़ेगा क्या? नहीं, नीट नहीं देना पड़ेगा आपको। आपको एमबीबीएस करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट करके एक एग्जाम होता है NEXT, वो एग्जाम अपियर करना पड़ता है आपको, जिसका सिलेबस एमबीबीएस के सिलेबस का होता है। आप वो क्रैक करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन इंडिया में हो जाता है और आप इंडिया में आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं।
आफ्टर 10th एंड 12th एप्टीट्यूड टेस्ट एग्जाम लेने का स्केड्यूल बना है क्या? आपकी तरफ से प्लीज इन्फॉर्म एंड शेयर। आरिफ शेख साहब का सवाल ये है कि आफ्टर 10th एंड 12th एप्टीट्यूड टेस्ट एग्जाम लेने का स्केड्यूल बना है क्या? आपकी तरफ से प्लीज इन्फॉर्म एंड शेयर। आप का सवाल मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, स्केड्यूल किसका? आरिफ शेख साहब, आप अपने आपको अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन को क्लेरिफाई कर लीजिए ताकि मैं आपका सवाल अच्छे से समझ लूं। हेलो, हाँ सर। जी जी बोलिए। सर, ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट रहते हैं करियर काउंसलिंग के सिलसिले में, आफ्टर द जी 10th एग्जाम एंड 12th एग्जाम के बारे में, तो उसको बच्चे का रुझान किस तरफ है? कॉमर्स, साइंस, जो रिलेटेड एग्जाम होती है जी। एप्टीट्यूड टेस्ट, हम्म। वो एग्जाम के बारे में अगर आपकी तरफ से सर शेड्यूल जी जी बना जी हो, हाँ। तो वो जी जी 10th और 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को काम आएगा इंशाल्लाह। जी 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 अब मैं आपका मैं स्केड्यूल समझा मैं कि कोई कोई यूनिवर्सिटी और बोर्ड नहीं तो आपने एप्टीट्यूड टेस्ट ऐसा लेता कुछ। नहीं है। जी 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 एप्टीट्यूड टेस्ट जो हाँ होता हाँ। है वो विलिंगनेस के ऊपर होता है। यानी पेरेंट्स अपने बच्चों का रुझान चेक करना चाहते हैं, चाहे बच्चा रुझान 10th चेक में करना। हो या 12th में हो या फिर वो 8th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स हो। 13 साल से ऊपर करेक्ट। के बच्चे का एप्टीट्यूड टेस्ट हम लोग कंडक्ट कर सकते हैं। मैं भी कंडक्ट करता हूँ, अगर अच्छा। किसी को कंडक्ट करवाना है तो मुझसे राब्ता कर सकता है। वो उसके कुछ 7-8 पेपर्स होते हैं और 30 मिनट के अंदर वो पेपर कंडक्ट किया जाता है। 30 पेपर होने के बाद में उससे हम लोग एक परसेप्शन या एक रुझान बच्चे का निकाल सकते हैं कि उसका अलग अलग डोमेन में, मतलब मैथमेटिक्स बोलो या स्पिरिचुअल बोलो या फिर उसकी लॉजिकल रीजनिंग बोलो, तो उससे हम लोग एक क्लियरेंस निकाल सकते हैं कि उसका ओरिएंटेशन किधर है, यानी वो करेक्ट सर। किस डायरेक्शन में जाएगा। इंजीनियरिंग के लिए सुटेबल है, मेडिकल के लिए सुटेबल है, या आर्ट फैकल्टी के लिए सुटेबल है, या एक्सट्रोवर्ट है या इंट्रोवर्ट है। उसके अंदर पर्सनालिटी का टेस्ट भी हम लोग साथ में लेते हैं, इंटरेस्ट का टेस्ट भी लेते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट में सिर्फ आपकी काबिलियत चेक की जाती है, लेकिन करेक्ट। एडिशनली मैं इसके साथ साथ इंटरेस्ट का टेस्ट भी लेता हूँ, वेरिएबल इंटरेस्ट रिकॉर्ड का टेस्ट, VIR टेस्ट कहते हैं उसको। उसके साथ साथ मैं पर्सनैलिटी का टेस्ट भी लेता हूँ, और पर्सनैलिटी के टेस्ट से हमको पता चल जाता है कि उसकी पर्सनैलिटी 16 पर्सनैलिटी अलग अलग होती है, उसकी पर्सनैलिटी बच्चे की कैसी है, यानी वो कौन सा कोर्स उसकी पर्सनैलिटी को सूट करेगा, कौन सी फील्ड उसकी पर्सनैलिटी को सूट करेगी, उसका पर्टिकुलर इंटरेस्ट किस चीज में है, और उसका दिमाग किस तरीके से चल रहा है, ये एप्टीट्यूड दिखाता है। इन सबके करेक्ट। मिक्सचर से हम ये इसके नतीजा अक्स करते हैं, और उसके बाद में रिकमेंडेशन 1, रिकमेंडेशन 2, रिकमेंडेशन 3। पहला ये ऑप्शन हो सकता है, दूसरा ये ऑप्शन हो सकता है, तीसरा ये ऑप्शन हो सकता है। ये बच्चों करेक्ट। को समझाते हैं पेरेंट्स की मौजूदगी के अंदर। तो ये खैर टेस्ट जो होता है थोड़ा लेंदी होता है और थोड़ा इसमें प्रोसेस इन्वॉल्व है। तो उमूमी तौर पर ये फ्री में कहीं पर अवेलेबल नहीं होता है। तो अगर किसी को करना है तो जनरली उसकी जो फीस होती है, बाहर जो करियर काउंसलर्स जो मार्केट में है, वो कोई 1,000 रुपए से 1,500 रुपए के बीच में चार्ज करते हैं। अगर आपको मुझसे करवाना है तो आप मुझसे भी करवा सकते हैं, या आप बाहर से करवाना है तो आप बाहर से भी करवा सकते हैं। मैं भी उसको प्रोफेशनली चार्ज कर कर एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट करता हूँ। ऑनलाइन भी करता हूँ, ऑफलाइन भी करता हूँ। अगर आपको मुझसे भी करवाना है तो आप मुझसे भी रब्ता करवा सकते हैं जी। शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। या बल्क में कोई स्कूल्स है, म्युनिसिपल स्कूल्स वगैरह, वहां पर बहुत अफोर्डेबल रेट के अंदर भी हम करवा सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। जहाँ पर अंडर प्रिविलेज स्कूल्स है वहां पर कहीं में कहीं पर अफोर्डेबल रेट के अंदर भी हम लोग करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं। यस सर, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर सर। जी जी जज़ाकल्लाह खैर। एहसान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से? जी एहसान भाई, इमरान इमरान भाई। बोल रहा हूँ। हाँ जी इमरान भाई। खैरियत से? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक्चुअली सेशन में अभी पहली बार आया थे। पहले भी सेशन मैंने कोशिश की अटेंड करने के लिए, अटेंड नहीं कर पाया मैं। जी तो अभी अटेंड कर रहा हूँ। मेरा एक सवाल है एहसान भाई, मैंने बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग किया हूँ, उसके बाद में पीजी डिप्लोमा किया हूँ बिजनेस मैनेजमेंट में। तो ये माशा 10 साल मैंने प्राइवेट जॉब किया हूँ, फिर अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खुद का बिजनेस है, और मैं माशा एनजीओ भी चलाता हूँ जैसे आपको पता होगा। जी जी और अभी मुझे लॉ करना है। जी। हाँ, एलएलबी करना है, डिप्लोमा करना है एलएलबी में। तो उस किस तरह से पॉसिबिलिटी है? LLB में डिप्लोमा नहीं होता है, मैं आपको बताता चलूं कि हाँ। LLB में डिप्लोमा कोर्स रिकॉग्नाइज नहीं होता है। LLB अच्छा। का कोर्स जो होता है ग्रेजुएशन कोर्स ही होता है। तो अगर आपका ग्रेजुएशन हम्म। किसी भी फील्ड में हुआ है तो आपका बीटेक
एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हुआ है, यूडीसिटी से, नॉर्थ महाराष्ट्र बराबर। यूनिवर्सिटी से, तो आप एलिजिबल है एलएलबी का एग्जाम देने के लिए। तो एलएलबी का जो अच्छा। एडमिशन होता है वो एक सीईटी देनी पड़ती है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एंट्रेंस एग्जाम। तो बराबर। महाराष्ट्र की MAHCET LLB, एक LLB का कोर्स 3 साल का होता है। ग्रेजुएशन के बाद में अगर आप 12th बाद देना चाहते हैं तो 5 साल का होता है। तो दो सीईटी अच्छा। होती है, एक 5 साल की सीईटी, 5 साल के कोर्स के हम्म। लिए सीईटी, और दूसरी सीईटी होती है जो 3 साल के कोर्स के लिए होती है। आपके लिए 3 साल का कोर्स है, तो उसके लिए आपको फॉर्म भरना है। उसकी लास्ट डेट जो है 31 जैन है। 31 अच्छा। जनवरी से पहले आप एटलीस्ट, सबसे पहले एलिजिबिलिटी आपकी कंप्लीट कीजिए। सबसे पहले आप ऑनलाइन का फॉर्म भरिए सीटी का, और सीटी अपियर कीजिए। अब जो भी आपका सीटी पे बेस स्कोर होगा, उसके बेस के ऊपर आपको अच्छा कॉलेज बुरा कॉलेज मिल सकता है। बहुत इसमें सारे कोई एज कॉलेजेस ऐसे लिमिट, भी है एज जहां एज पर एज लिमिट तो नहीं है ना इसमें भाई? एज लिमिट नहीं है। बहुत से कॉलेजेस ऐसे भी है जहां पर आपको फुल टाइम जाने के लिए वो आपको परमिशन ग्रांट करते हैं कि आप अपना काम के साथ साथ भी उसको कर सकते हैं। लेकिन कुछ अच्छा। कॉलेजेस जो स्ट्रिक्ट कॉलेजेस होते हैं वहाँ अटेंडेंस जरूरी होता है। अच्छा। तो ऐसे कॉलेजेस भी अवेलेबल, लेकिन सबसे पहले आप क्या कीजिए, सीईटी अपेयर कीजिए। ओके। ओके। सीटी अप्लाई करना जरूरी है मेरे लिए, है ना? जी, और सीईटी का सिलेबस इतना कुछ खास नहीं, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, इस तरीके का टेस्ट होता है, जो कि आप आसानी अच्छा। से उसको कुछ ठीक ठाक स्कोर ला सकते हैं। अच्छा। RS अग्रवाल की तो बुक वगैरह पढ़ के, और आप अच्छा। ठीक ठाक स्कोर ला सकते हैं। अच्छा। ओके। ओके, ठीक है बहुत सर, सारे थैंक लोग, यू। कोई नई बात नहीं है, बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग के बाद, मेडिकल के बाद भी एलएलबी करते हैं। अच्छा। ओके। फार्मेसी के बाद भी लोग एलएलबी करते हैं। मतलब एलएलबी एक ऐसा हम्म। कोर्स है जो बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट डोमेन के लोग, अलग अलग एक्सपर्टाइज के लोग भी एलएलबी करते हैं, क्योंकि इसके हिसाब से आपको प्रोफेशनली एक एज मिलता है। यानी कोई केमिकल इंडस्ट्रीज है, कोई केमिकल रिलेटेड कोई लॉज है, एक्ट है, तो उसके लिए आप लीगल हम्म। एक्सपर्टाइज करके किसी फर्म के अंदर, किसी केमिकल इंडस्ट्री के अंदर लग सकते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे केमिकल बैकग्राउंड प्लस लॉ बैकग्राउंड के लोगों को भी ऐसा लीगल असिस्टेंट करके, लीगल एडवाइजर करके अपनी कंपनी में रिक्रूट करते हैं। नहीं, एक्चुअली मुझे तो अभी तो मेरा बिजनेस है, अभी तो मेरे को जॉब वगैरह नहीं करना है, वैसे पहले तो है ही नहीं लगा। लेकिन मेरे को ह्यूमन राइट्स में करना है एलएलबी, तो वो मैं कर नहीं, सकता बहुत हूँ? अच्छा कोर्स है, आप जरूर कीजिए। आप हम्म। लॉ एक बहुत अच्छी फील्ड है, डे टू डे लाइफ के अंदर ही बहुत काम आने वाली चीज। अच्छा। ओके। ठीक है सर, थैंक यू। जजाकल्ला, जजाकल्ला। और किसी का कोई सवाल है? एनआरआई कोटे से नमस्कार। फॉरेन में 12th करने के बाद एनआरआई कोटे से बच है, आप नहीं बच सकते, थोड़ा मुश्किल काम है। तो आप बचने की कोशिश नहीं कीजिए, थोड़ा नीट का जो सिस्टम प्रोसीजर होता है थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है। खैर, और किसी का कोई सवाल है? किसी ने बीच में अपने आप को अनम्यूट किया था। अस्सलाम वालेकुम सर। तो वालेकुम अस्सलाम। आईएल्स एग्जाम के बारे में पूछना था सर। जी, क्या नाम है आपका? जी, आप, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अल्तमश दुरानी है सर। जी जी, अल्तमश सर बोल रहे हैं। जी सर, आईएलटीएस का एग्जाम जो होता है वो इंग्लिश की आपकी प्रोफिशिएंसी चेक करता है, आपका इंग्लिश का बोलने का, लिखने का, सुनने का, समझ रहे हैं आप? स्पीकिंग, राइटिंग और लिसनिंग, ये तीन अलग अलग डोमेन के बेस के ऊपर आपका एग्जाम होता है। और उसकी एक पर्टिकुलर फीस होती है, आप मल्टीपल टाइम्स इसको अपियर कर सकते हैं। और उसकी ग्रेडिंग्स होती है, 7 के ऊपर जो स्कोर माना जाता है वो अच्छा माना जाता है। आईएलटीएस का जनरली जो जरूरत है वो इसलिए है कि जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है वो अपने यहाँ पर, अगर आपको काम करना है, उनके यहाँ पर काम करना है, जॉब करना है, या फिर पढ़ना है, तो जाहिर सी बात है आपको वहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए। वहाँ की इंग्लिश लैंग्वेज होती है। तो ये वो इससे चेक करते हैं कि आपको इंग्लिश, आप हमारी कंट्री में आकर आप कम्युनिकेट कैसे करेंगे। तो इसके लिए वो एग्जाम कंडक्ट करते हैं। इसके अंदर वोकेबलरी का आपका थोड़ा जखेरा होना चाहिए, आपकी स्पीकिंग अच्छी होनी चाहिए। तो ये ऑनलाइन कंडक्ट होता है एग्जाम्स। आप इसकी कोचिंग क्लासेस भी लगा सकते हैं, या अभी के लेवल के ऊपर आपका टेस्ट है तो आप अपने लेवल के ऊपर, अपने आज के लेवल के ऊपर भी उसको अपियर कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन दैट जैसा आपका ग्रेडिंग होगा तो वैसा आपको उसमें फायदा होता है। कभी कभी आईएलटीएस के मार्क्स के ऊपर स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो जिसका 7 के ऊपर स्कोर होता है उसको अच्छा स्कोर माना जाता है, और बेस्ड ऑन दैट उनको उस कंट्री में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप भी मिलती है।
तो जो जी स्टूडेंट है सर। वो तो पढ़े ही पढ़े इसको। अगर आप पर्सनल वीजा अप्लाई कर रहे हैं किसी कंट्री में, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में, तो आईएलटीएस आपका पास हुआ तो आपको वीजा मिलने में भी आसानी होती है जॉब के लिए जा रहे हैं जी जी सर, शुक्रिया सर। तो। इफ्तिकार पटेल साहब का एक सवाल है, सही शेख ऐसे सेक्शन होने लेने चाहिए लेने के लिए, थैंक यू सर। रिपोर्टर बनने के लिए कौन सा कोर्स करना चाहिए? इफ्तिकार पटेल साहब का सवाल है कि रिपोर्टर बनने के लिए BMM, बैचलर ऑफ मास मीडिया, या BSc इन मास कम्युनिकेशन, इस तरीके के कोर्सेज करना। अगर आपको रिकॉग्नाइज कोर्सेज या आपको क्वालिफाइड जर्नलिस्ट बनना है तो BSc इन जर्नलिज्म या BSc इन मास कम्युनिकेशन या BMM या ये आपको ये कोर्सेज करना है, तब जाके आप रिपोर्टर बनते हैं। अदरवाइज बनना है, यूट्यूब पर वीडियो करना है, तो उसके लिए कोई आपको कोर्स की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको अगर अच्छी जगह पर जॉब करना है और अच्छी बारीकियों से जर्नलिज्म को सीखना है तो आपको ये कोर्सेज करने होंगे। कुछ लोग इसके लिए प्राइवेट कोर्सेज भी चलाते हैं, 6 महीने के, 8 महीने के। आप वो भी चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन उसका डिमांड उतना नहीं होता है। बड़ी बड़ी NDTV या फिर स्टार न्यूज या फिर बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है, ABP वगैरह, इसमें अगर आपको जाना है तो आप, वो चाहते हैं कि रिपोर्टर्स क्वालिफाइड हो, अच्छी डिग्री अच्छे कॉलेज से लिया हो। इसके लिए बेस्ट कॉलेज जो है वो सेंट जेवियर मुंबई और सिम्बायोसिस पुणे, ये इंडिया के अंदर 2 अच्छे कॉलेजेस है। बाकी इंडिया लेवल पे देखा जाए तो जामिया मिलिया इस्लामिया इसके लिए बेस्ट माना जाता है जर्नलिज्म के लिए। अगर वहां से देते तो आप इसके लिए पर्टिकुलर वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का एंट्रेंस टेस्ट होता है, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जर्नलिज्म के मौके मिल जाते हैं। और आप दिल्ली के बड़े से बड़े कॉलेज में, श्री राम कॉलेज हुआ या फिर जामिया मिलिया हुआ, ऐसे कॉलेज से अगर जर्नलिज्म करते हैं तो आपका प्लेसमेंट बड़ी से बड़ी न्यूज एजेंसी के अंदर होता है, टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर NDTV या फिर ABP, ऐसी जगहों के ऊपर। अगर आप सिर्फ टाइम बीइंग के लिए करना चाहते हैं तो इंडिया के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर भी जर्नलिज्म के बहुत सारे कोर्सेज। जी इफ्तिकार सर। आप इस जवाब से मुत्तफिक है? जी, और किसी का कोई सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। जी ऐसा सही साहब, मैं सईद भाई बोल रहा हूँ ओमान से। इससे पहले आपसे रब्ता हुआ था मगर मैं टाइमिंग की वजह से आपकी मीटिंग अटेंड नहीं कर सका, काफी मिस जी हो गया। जी जी ऐसा साहब, ये आपसे पूछना था, हम लोग यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज बच्चों के एजुकेशन के ताल्लुक से बहुत कम होती है। यहाँ जी। पर 12th तक के यहाँ पर इंडियन स्कूल होती है हर जगह। सर आपकी आवाज कट गई है। तो यू आर नॉट ऑडिबल। हेलो, आपको आवाज आ रही है अभी? अब आ रही है, आप फरमाइए, आपका सवाल कंप्लीट कीजिए। जी जी एहसान सर, ये पूछना था कि अगर हमारे बच्चे जो बाहर हमारे साथ में गल्फ में रहते हैं तो हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटीज एजुकेशन की 12th के बाद, स्पेशली आर्ट्स, मेरा इंटरेस्ट है आर्ट्स के बारे में, क्योंकि टीचिंग के लिए जैसा कि MA इन इंग्लिश, MA इन लिटरेचर, MA इन साइको, या कोई जी स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स लेकर हिस्ट्री है, ऐसा कुछ ये हम यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं क्या? ऐसी कोई कॉलेज है? क्योंकि जी जी यहाँ, बहुत। क्योंकि हम बाहर रहते हैं, यहाँ पर हमारे पास कॉलेजेस बहुत कम है। जी जी जी, और है भी तो, थोड़ा बाहर एजुकेशन थोड़ा महंगा पड़ता है और लिमिटेड कॉलेजेस होते हैं। यहाँ पर बहुत सारी, तकरीबन तकरीबन हर यूनिवर्सिटीज, चाहे वो MIT यूनिवर्सिटीज हो या तकरीबन हर यूनिवर्सिटीज ने अपना ऑनलाइन सेक्शन शुरू कर दिया है। तो आप ऑनलाइन एडमिशन लेकर किधर से भी एडमिशन लेकर कर सकते हैं। आप अगर बाहर के स्टूडेंट हैं या किधर इंडिया के स्टूडेंट, उससे मैटर नहीं करता है। ऑनलाइन कर कर ऑनलाइन कोर्सेज तकरीबन तकरीबन हर यूनिवर्सिटीज ने स्टार्ट कर दिए हैं। इसमें अमिटी यूनिवर्सिटीज, लवली यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज, ये तो बहुत दिनों से ऑनलाइन कोर्सेज चला ही रहे हैं। तो इनके अंदर भी बेशुमार तो आर्ट्स के कोर्सेज है। इसमें एंथ्रोपोलॉजी एक अच्छी फील्ड मानी जाती है, पॉलिटिकल साइंस, या क्या कहेंगे उसको आप लोग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और साइकोलॉजी, ये आर्ट की लाइन के अंदर ऐसे लुक्रेटिव फील्ड है कि जिसका डिमांड
मल्टीपल डायमेंशंस की अलग अलग सेक्शन डोमेन में होता है। तो मैं चाहूंगा कि अगर आप अच्छा आर्ट्स में करियर बनाना चाहते हैं तो साइकोलॉजी, बीए इन साइकोलॉजी या फिर एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरीके के सब्जेक्ट्स में अगर आर्ट्स में ग्रेजुएशन करते हैं तो उसका फायदा तो ज्यादा अच्छा है। जजाकल्ला, ये एक और सवाल इसी से रिलेटेड था कि अगर हम ऑनलाइन करते तो क्या उसका वैल्यू रहेगा, क्योंकि चूंकि हम क्लासेस जी जैसे हम फिजिकल क्लास के सब बॉम्बे अटेंड करते हैं इंडिया में, जी तो जी वो जी नहीं कर सकेंगे, तो क्या उसका वैल्यूएशन रहेगा नहीं नहीं, ऐसा मार्केट कुछ नहीं, में? वैल्यूएशन वैल्यूएशन पूरा है आज के दौर में। मैं आपको बताता चलूं, चाहे आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, एक वो जो दौर था, हमारा जो दौर था, उस जमाने में ऑनलाइन कोर्सेज करना, डिस्टेंस से करना और रेगुलर कोर्सेज करना, तो इसके बीच में कुछ डिफरेंशिएशन माना जाता था। वो डिफरेंशिएशन इसलिए माना जाता था वो डिफरेंशिएशन इसलिए माना जाता था कि डिस्टेंस में लेक्चर्स नहीं होते थे। आपको मटेरियल्स आपको पोस्ट से भेज दिया जाता था और आप वो करते थे। लेकिन जब से ऑनलाइन सिस्टम शुरू हुआ है, जूम, गूगल मीट, ये सब शुरू है, तो इसके होने से एक फायदा ये हुआ कि जो फील है वो ऑनलाइन में भी वही फील आता है जो फिजिकल में आ रहा है। लेकिन और दूसरी चीज फायदा ये हो गया है कि इंजीनियरिंग के जो टेक्निकल कोर्सेज होते हैं, मैं तो आप तो आर्ट्स की बात कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के जो टेक्निकल कोर्सेज होते हैं उनमें भी ऑनलाइन से करने के बाद में भी आपको वही स्कोप है जितना आपको ऑफलाइन करने के बाद में। जैसे कि अपग्रेड वगैरह, इंटेल इंटेल पैटी, ये बहुत सारे अलग 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 टेक्निकल कोर्सेज प्रोवाइड करने वाले प्लेटफॉर्म है। इनसे करने के बाद भी कंपनीज ऐसे लोगों को हायर कर रही है। कंपनीज को या आजकल मार्केट में क्या चाहिए कि आपके पास में उस पर्टिकुलर फील्ड का रिलेवेंट नॉलेज है या नहीं है। वो अपने टेस्ट लेते हैं, अपने एप्टीट्यूड लेते हैं, अपने मल्टीपल उनके राउंड्स होते हैं, उसमें अगर आपने आपको खरा साबित करते हैं तो आपने ऑनलाइन किया हो या ऑफलाइन किया हो, आज के दौर में सब सेम हो चुके हैं। बस शर्त यह है कि आपको उस पर्टिकुलर फील्ड का रिलेवेंट कॉम्पिटेंसी आपके अंदर होनी चाहिए। ओके ओके, बहुत बहुत जजाकल्ला, बहुत बहुत जजाकल्ला। जैसा और किसी का कोई सवाल है? हम लोग हर संडे को 9 बजे जुड़ते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इनिशिएटिव बड़ी उम्मीदों के साथ में, बड़े जज्बात के साथ में, बड़े पैशन के साथ में मैंने शुरू किया है। लेकिन इसमें अफसोस मुझे ये हो रहा है कि ज्यादा लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं। ये फ्री सेमिनार है, कोई जरूरत नहीं है आपको इसके लिए पे करने की। लेकिन एक इंसान को मोटिवेशन मिलता है, एक स्पीकर को मोटिवेशन मिलता है कि जब उसके इनिशिएटिव को अच्छी तरीके से लोग अटेंड करते हैं, ज्यादा से ज्यादा तादाद के अंदर। तो आप अपने दोस्तों के अंदर, अपने रिश्तेदारों के अंदर इस पर्टिकुलर सेशन के ताल्लुक से थोड़ी आप बात चलाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ने के लिए कहिए। और जो भी उनके सवाल है वो आप मुझे पहले भी भेज सकते हैं या आप इस सेशन के दौरान मुझसे पूछिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो जाए। बहुत सारे लोग सही गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से अपनी जिंदगी को तबाह कर देते हैं। इसीलिए मैंने ये सेशन शुरू किया है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं क्वेश्चन और आंसर को कैटर करूंगा और उसको सवालों के जवाब दूंगा। तो मेरी उम्मीद आपसे एक दुआ है कि आप इसको सोशल वर्क समझकर लेकर इसको अच्छी तरीके से प्रमोट कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा उन गरीब बच्चों का भी फायदा हो जो एक प्रोफेशनल काउंसलर को हायर नहीं कर पाते। हम प्रोफेशनल काउंसलिंग भी करते हैं जिसके लिए इंडिविजुअली हमारे पास में पैसे वालों के बच्चे आते हैं, तो मोटी से मोटी फीस देकर करियर काउंसलिंग करते हैं, सवाल पूछते हैं और उसके जवाब हम लोग देते हैं। लेकिन सब इसको एफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैंने इसको 2024 में अपना एक रेजोल्यूशन बनाकर इसको शुरू किया हो और इसका 5वां वीक है। लेकिन मैंने 5 सेशन के अंदर तादाद जो है वो 15 से ऊपर नहीं गई है, तो थोड़ा दिल को लगता है। तो आप इसको ज्यादा सीरियसली लेकर इसकी आगे बढ़ाने की कोशिश करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़े और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो। जज़ाकल्लाह खैर। किसी का कोई एहसान भाई, सवाल हो एक सवाल है तो आप मेरा, पूछ एक सकते सवाल हैं। है। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी मेरी? जी जी, फरमाइए फरमाइए फरमाइए। ऐसा है कि अभी अभी एजुकेशन लोन स्कॉलरशिप इसके भी सेशन वगैरह कुछ होने वाले हैं अपने, स्पेशल डेडिकेटेड सेशन वगैरह होगा, सब मेरा कहना है। जी जी, एजुकेशनल लोन के, स्कॉलरशिप के सेशन भी होंगे जी। अभी स्पेशल सेशन हम लोग वीकेंड में, वीक डेज में शुरू करेंगे पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। जैसा कि मैं अभी लेने वाला हूँ, अभी एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, तो हाउ टू फेस एग्जाम, हाउ टू रिमूव द बराबर फोबिया ऑफ एग्जाम, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स, हाउ टू प्रिपेयर फॉर नीट, how to plan the study, how to make the timetable, different scholarships in India, different scholarships, government scholarship, private scholarships,
को कैसे अप्लाई करे, हाउ टू प्रिपेयर द डॉक्यूमेंट्स, इस तरीके के मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर भी मैं सेशन लेने वाला हूँ। अभी मैं किसी दूसरे कामों में मसरूफ होने की वजह से वो सेशन स्टार्ट नहीं कर पाया, लेकिन इसको तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। इंशाल्लाह इसके साथ साथ वो भी हम लोग शुरू करने की कोशिश करेंगे, लेकिन रिस्पॉन्स अगर अच्छा रहा तो वी विल कंटिन्यू इट फ्रूटफुली, और अदरवाइज हमको ऐसी नौबत ना आए कि मजबूरी में तंग आकर या डिमोटिवेशन के साथ में इसको बंद करना पड़े। तो जज़ाकल्लाह खैर, आप जुड़ने के लिए, आप लोग जुड़े इसमें और आपने मेरी बात सुनी और सवालात पूछे और इस प्रोग्राम को एक फ्रूटफुल प्रोग्राम बनाया। जज़ाकल्लाह खैर। इस प्रोग्राम की जज़ाकल्लाह रिकॉर्डिंग भी हो खैर रही है। सर, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छा हुआ। जज़ाकल्लाह। इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ मैं, इसलिए 10 लोग हो या 5 लोग हो प्रोग्राम को करता हूँ, वो इसलिए करता हूँ कि भले ही इसमें कम लोग हो, लेकिन मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर देता हूँ और इसकी रिकॉर्डिंग जो है मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा, ताकि फ्यूचर में किसी को अगर यूट्यूब चैनल पे देखना है तो आप इस सेशन को देख सकते हैं। मेरे चैनल के आप जा सकते हैं और देख सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। एहसान भाई, आपको मैं कॉल करूंगा मीटिंग के बाद, प्लीज मेरा कॉल अटेंड कीजिए। ओके ओके, चलो ठीक है, ठीक है। अल्लाह ताला आपके दीन अच्छा रखे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।